हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है लेक्चर्स में। जैसा कि बच्चों आप सभी प्रीवियस लेक्चर तक कर चुके हो, आप सभी ने आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन वाला पार्ट पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अब इस लेक्चर के अंदर आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज एजियोट्रोप्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों, एजियोट्रोप्स। अब ये एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जिसमें ज़्यादातर बच्चे सिर्फ रट के अपना काम कंप्लीट कर जाते हैं, किसी तरीके से इस टॉपिक को निकाल देते हैं और सीबीएसई भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर से नहीं पूछता है। लेकिन अगर आपका इस टॉपिक से सवाल आ जाए तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और बच्चों को कंसेप्चुअली ये चीज़ समझ नहीं आ पाती कि ये एजियोट्रोप है क्या, और इसको इमेजिन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज बच्चों आप इस क्लास को ध्यान से सुनिएगा, आपको बिल्कुल सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि एजियोट्रोप होता क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले तो मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये बता देता हूं कि मैं इसकी प्री रिक्विजिट कंडीशन क्या होगी और किस टाइप के मिक्सचर के लिए या सोल्यूशन के लिए मैं ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर भी मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ कंफर्म कर दूं कि जो सोल्यूट है हमारा क्या रहेगा बच्चों यहां पर लिक्विड, और सॉल्वेंट भी हमारा क्या रहेगा बच्चों यहां पर लिक्विड। यानी कि मैं लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहा हूं। दिस इज जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसी का ही एक सब लास्ट वाला पार्ट है टॉपिक का, उसको हम खत्म करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन मौजूद है। ये हमारे पास जो सॉल्यूशन है इसके अंदर दो टाइप के लिक्विड हैं, लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी। ठीक है बच्चों, यानी कि सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है। अब ये जो लिक्विड है ये वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और जैसा कि हम पहले की क्लासेस के अंदर कर चुके हैं, और ये वेपर्स वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों, प्रेशर जनरेट होता है। तो ये जो वेपर्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास लिक्विड दो तरीके के हैं तो वेपर्स भी दो ही टाइप के पार्टिकल्स के हो सकते हैं, दैट इज गैस ए प्लस गैस बी। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा, जो लिक्विड ए है, मान लीजिए कि लिक्विड ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और लिक्विड बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों क्या है वो सपोज 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इस चीज़ समझ में आ जाएंगी। मैंने अभी अज्यूम किया है कि इसका 100 डिग्री है और इसका कितना है, 150 डिग्री। अब बॉइलिंग पॉइंट का हिसाब लगाया जाए तो मैं कह सकता हूं कि जो लिक्विड ए है वो ज़्यादा बॉयल होगा, जल्दी बॉयल होगा एज कंपेयर टू लिक्विड बी। डेफिनेटली इट विल बॉयल फास्टर, इट इज मोर वोलेटाइल। तो यानी कि इसके ज्यादा पार्टिकल गैस में कन्वर्ट होंगे, और अगर इसके ज्यादा पार्टिकल गैस में कन्वर्ट होंगे तो जो गैसियस स्टेट के अंदर मोल फ्रैक्शन है या फिर जो कॉम्पोजिशन है उसमें गैस ए का जो पार्टिसिपेशन होगा वो ज्यादा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बच्चों, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये ज़्यादा वॉलेटाइल है, ये ज़्यादा गैस में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये गैस के अंदर जो कॉम्पोजिशन होगा वो ए का ज़्यादा होना चाहिए। दैट इज नेचुरल, दैट इज सिंपल थिंग, बेसिक साइंस। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे पास अगर एजियोट्रोपिक सोल्यूशन है, किस टाइप का सोल्यूशन है ये बच्चों, लिक्विड ए और लिक्विड बी का एजियोट्रोपिक सोल्यूशन है, तो मैं ये चीज कंफर्म कहूंगा कि जो लिक्विड के अंदर ए और बी का कॉम्पोजिशन रहेगा वही सेम कॉम्पोजिशन आपका गैस के अंदर भी रहेगा। यानी कि यहां पर जो कॉम्पोजिशन है बच्चों, अगर मान लो मैं यहां पे कॉम्पोजिशन ले लेता हूं सपोज 68% और 32% का, कितने का बच्चों, 68% लिक्विड ए और 32% लिक्विड बी, तो गैस के अंदर भी आपको सेम कॉम्पोजिशन देखने को मिलेगा। यानी कि जितने पार्टिकल ए में हमारे लिक्विड साइड पे हैं उतने ही पार्टिकल का रेशियो वही गैस के साइड पर होंगे। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को बच्चों हम क्या कहते हैं, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। तो ये जो हमारी बॉइलिंग पॉइंट वाली या वॉलेटिलिटी वाली कंडीशन है यहाँ पे पूरे तरीके से कट हो जाती है, ये इस चीज को फॉलो नहीं करते। ठीक है बच्चों, चलिए अब लिखते हैं डेफिनेशन इसकी। बाइनरी मिक्सचर्स having same composition, binary mixture having same composition in liquid
एंड वेपर फेस, यानी कि जो लिक्विड फेस के अंदर कॉम्पोजिशन है ए और बी की, वही कॉम्पोजिशन आपको देखने को मिलेगी वेपर फेस में बच्चों। आपका लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर वाला पार्ट है वो मैंने कंप्लीट कर दिया था, उसमें मैंने एक न्यूमेरिकल भी कराया था। आप उस न्यूमेरिकल में देखिएगा बच्चों, जो डाल्टन्स लॉ का यूज करके मैंने यहाँ कॉम्पोजिशन निकाली थी और जो लिक्विड स्टेट के अंदर कॉम्पोजिशन थी और बी की वो डिफरेंट थी उस टाइप के सोल्यूशन के अंदर जो नॉर्मल टाइप के हमारे सोल्यूशन होते हैं। लेकिन एजियोट्रोपिक के अंदर क्या होता है बच्चों, जो कॉम्पोजिशन यहाँ होती है वही कॉम्पोजिशन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब सवाल उठ के आता है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है कि जो लिक्विड के अंदर कॉम्पोजिशन है वही गैस के अंदर कॉम्पोजिशन हो जाती है। चलिए सबसे पहले मैं इस डेफिनेशन को कंप्लीट कर लेता हूं। एंड बॉयल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब चलिए यहां पर बात करते हैं बच्चों, जो लिक्विड ए है और जो लिक्विड बी है इनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, बिल्कुल सही बात। अब मैं अगर आपको बोलूं कि लिक्विड ए और लिक्विड बी के अंदर दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हो गई, प्यार इतना ज़्यादा गहरा हो गया कि ऐसी स्थिति के अंदर लिक्विड ए और बी ने आपस में मिल बांट के कस्में खा ली कि भाई साहब जिएंगे साथ मरेंगे साथ, यानी कि लिक्विड फॉर्म के अंदर भी हम साथ रहेंगे और गैस फॉर्म के अंदर भी हम वैसे ही रहेंगे। यानी कि अगर यहाँ पर आपका रेशो, मान लो रेशो आपका जो कॉम्पोजिशन है वो 20% प्लस 80% का है, तो आपका लिक्विड फॉर्म के अंदर यानी कि यहाँ पर रेशो कितना हो गया बच्चों 1:4। तो यहाँ पर हमारा गैस के लिए भी रेशो क्या रहेगा बच्चों 1:4, यानी कि कॉम्पोजिशन 20% और 80% का ही रहेगा। यानी कि एक टाइम पे अगर हम बॉयल होंगे तो सेम रेशो के हिसाब से हमारे जो पार्टिकल रहेंगे, ये 1:4 में अगर 4 लोग एक लोग को लेके जा रहे हैं तो गैस में भी 4 लोग एक लोग को लेके जाएंगे। इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि जिएंगे साथ और मरेंगे साथ, यानी कि बॉयल भी होंगे तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होंगे। ये अगर 100 पे बॉयल होता है, ये अगर 150 पे बॉयल हो जाता है, तो मान लो आपस में इन दोनों ने फिक्स कर लिया कि चलो अब हम 170 पर बॉयल होंगे, लेकिन साथ ही होंगे और सेम रेशो के हिसाब से हम मूव करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इस टाइप के सोल्यूशन को बच्चों हम क्या कहते हैं, एजियोट्रोपिक सोल्यूशन। अब इसका जो डिटेल्ड डिस्कशन होता है कि ऐसा क्यों होता है वो आपके कोर्स के अंदर नहीं है, लेकिन एजियोट्रोप की जो बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक मतलब है, बेसिक जिस्ट है, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होना और सेम कंपोजिशन होना लिक्विड फेस और वेपर फेस के अंदर, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इतना ही हमारा सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इससे ज्यादा तो आपका जेईई मेंस और जेईई एडवांस में भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा एजियोट्रोप का बेसिक मतलब आपका क्लियर होना चाहिए। कॉम्पोजिशन लिक्विड फेस के अंदर और गैस फेस के अंदर सेम है और सेम टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर दोनों बॉयल कर रहे हैं। अब इसके कंसीक्वेंसेस क्या होंगे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, उससे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स, चलिए बच्चों, सबसे पहली टाइप होती है बच्चों यहां पर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। नेक्स्ट हमारे पास यहां पे टाइप आती है बच्चों मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप के अंदर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लिक्विड और गैस के अंदर जो कॉम्पोजिशन है वो सेम है। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये राउल्ट्स लॉ को तो किसी भी हालत में फॉलो नहीं करने वाला, बिल्कुल भी नहीं करने वाला। ये राउल्ट्स लॉ की पूरी धज्जियाँ उड़ाने वाला है और डेविएशन भी कोई छोटा मोटा नहीं होगा, बहुत बड़ा डेविएशन होगा। तो हमने मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बच्चों उन सॉल्यूशंस को कहा है जो राउल्ट्स लॉ में लार्ज नेगेटिव डेविएशन देते हैं। कैसी देते हैं बच्चों, लार्ज नेगेटिव डेविएशन देते हैं, लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है बच्चों, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सिमिलरली जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होते हैं वो कैसी डेविएशन देते हैं बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन देते हैं, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन देते हैं।
यानी कि पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है, यानी कि रिपल्शन। ये सारी चीजें हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। पार्टिकल का एक दूसरे से दूर जाना, पॉजिटिवली डिविएट करना, वेपर प्रेशर का ज्यादा होना। तो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है बच्चों, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप नेगेटिव डेविएशन, मैक्सिमम मतलब नेगेटिव, मिनिमम मतलब पॉजिटिव, मैक्सिमम नेगेटिव, मिनिमम पॉजिटिव, मैक्सिमम नेगेटिव, मिनिमम पॉजिटिव। ध्यान रख लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, ताकि अगर आपसे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पूछा जाए तो वन लाइनर आपके पास आंसर हो कि कौन से होते हैं जहां पर लार्ज नेगेटिव डेविएशन होती है राउल्स लॉ से। अब अगर आप एमसीक्यू बेसिस पे पूछें तो सवाल इस टाइप, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है बच्चों, इनका एग्जाम्पल आपको ध्यान होना चाहिए। एक एक एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है आप उसको ज़रूर ध्यान रख लीजिए। जैसा कि मैंने कहा कि कॉम्पोजिशन हमारी लिक्विड ए और लिक्विड बी की यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि लिक्विड फॉर्म में और गैस फॉर्म में क्या रहती है बच्चों, सेम रहती है और वैसी ही रहती है जैसी मतलब एक दूसरे से क्या रहती है, बिल्कुल सेम। यानी कि मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ कंफर्म करना चाहता हूँ बच्चों, सिर्फ जो लिक्विड ए और लिक्विड बी है, दो टाइप के लिक्विड को अगर मैं मिक्स करता हूं तो ऐसी थाउजेंड्स ऑफ कॉम्पोजिशन है जो मैं बना सकता हूं। 1 + 99%, 2 + 98%, 3% + 97%, तो ऐसी कई तरीके, 3.5% + 96.5%, तो ऐसी कई तरीके की कॉम्पोजिशंस पॉसिबल होती हैं जब मैं दो चीज़ों को ऐड करता हूं। तो डिफरेंट कॉम्पोजिशंस ऐसी स्थिति के अंदर पॉसिबल होती हैं। लेकिन इन थाउजेंड्स ऑफ या फिर लैक्स ऑफ कॉम्पोजिशन के अंदर सिर्फ एक ही ऐसी कॉम्पोजिशन होती है बच्चों, ध्यान रखिएगा, एक ही ऐसी कॉम्पोजिशन होती है जब वो सोल्यूशन किस टाइप का हो जाता है, एजियोट्रोपिक हो जाता है। तो ये फैक्ट यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एक ही ऐसी थाउजेंड्स ऑफ कॉम्पोजिशन के अंदर सिर्फ एक ही कॉम्पोजिशन ऐसी होगी कि एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप हमारा, जैसे एग्जांपल क्या है, 68% HNO3 जब 32% वाटर के साथ मिलता है ना, तो हमारा क्या बनाता है बच्चों, एजियोट्रोप बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, एजियोट्रोप। अगर मैं 68 को 66 कर दूं ना तो एजियोट्रोप नहीं बनेगा, तो वो नॉर्मल सोल्यूशन हो जाएगा, एजियोट्रोप वाली हैसियत उसकी नहीं रहेगी। ये एजियोट्रोप सिर्फ तभी बनेगा जब ये वाली कॉम्पोजिशन अचीव होगी, और इसी कॉम्पोजिशन पे लिक्विड और गैस एक ही रेशो के अंदर मूव करेंगे। यानी कि यही कॉम्पोजिशन आपकी लिक्विड फॉर्म में रहेगी और यही कॉम्पोजिशन गैस फॉर्म में रहेगी, चाहे आप जितना मर्जी टेम्परेचर बढ़ा लीजिए। मतलब बॉइलिंग पॉइंट मत अचीव कर लीजिएगा, उसको करने के बाद तो सारा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी इसी कॉम्पोजिशन में कन्वर्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो कॉम्पोजिशन क्या रहेगी, एक ही रहेगी। ठीक है, तो इस टाइप की लार्ज नेगेटिव डेविएशन देने वाली ये हमारी कॉम्पोजिशन का एग्जाम्पल आप ध्यान रख लीजिएगा, ये आपसे एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का भी एक एग्जाम्पल है, 95% इथेनॉल, 95% इथेनॉल प्लस 5% वाटर। जब ये कॉम्पोजिशन तैयार होती है तो हमारा कौन सा एजियोट्रोप बनता है बच्चों, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है बच्चों, ये बाय मास है और ये वाली जो कॉम्पोजिशन है ये बाय वॉल्यूम है। तो मैंने ये दो कॉम्पोजिशन आपको पढ़ाई। अब आपसे एक छोटा सा मैं कंसीक्वेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे, छोटे से कंसीक्वेंस की, कि एजियोट्रोप बन जाता है तो इससे हमें नुकसान क्या है। कंसीक्वेंस थोड़ा सा मेरे को पहले से एक भूमिका बांधनी थी, एक समझाना था। कंसीक्वेंस को समझाने से पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि चीज़ क्या है। किसी भी चीज़ का आउटकम या कंसीक्वेंस अगर आपको जानना हो तो आपको पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो है क्या, तो आपको अब पता चलेगा कि एजियोट्रोप है क्या। अब एजियोट्रोप का अगर ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल कर रहा है, एक ही टेम्परेचर पर जो पार्टिकल है वो उछल के गैस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं विद द सेम रेशो, तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आएगी कि भाई मैं तो इसका तो कोई काम ही नहीं है, और अगर इसका काम नहीं है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट का काम मेन क्या होता है कि मैं इन दोनों को क्या कर सकूं, सेपरेट कर सकूं। सेपरेट करने का मतलब क्या है कि अगर 100 डिग्री अचीव हो गया, सब लगभग इसके आसपास का टेम्परेचर अचीव हो गया, तो लिक्विड ए क्या है वो पूरा का पूरा बॉयल होकर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, लिक्विड ए विल कन्वर्ट इनटू गैस। ठीक है, अगर लिक्विड ए गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा शब्दों को, तो ऐसी स्थिति के अंदर गैस के पार्टिकल को अगर मैं कंडेंस कर लूं, यानी कि उसको दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट कर लूं दूसरी किसी बीकर के अंदर डाल के, तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं ए और बी को सेपरेट आउट कर सकता हूं।
सेपरेट आउट करने के मेरी जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, बिल्कुल बढ़ जाएंगे। तो यहीं पर कंसिक्वेंसेस क्या आते हैं कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये बॉयल होने लगे तो कॉम्पोजिशन अगर यहाँ पर भी सेम हुआ तो मैं क्या करूँगा, इस गैस को सेपरेट आउट करके कंडेंस करके कुछ नहीं कर सकता, तो सेपरेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। डिफिकल्ट टू सेपरेट टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। तो मैं इन पार्टिकल्स को सेपरेट यूजिंग डिस्टिलेशन, यानी कि मैं डिस्टिलेशन का यूज करके मैं इन दोनों पार्टिकल्स को सेपरेट आउट नहीं कर सकता, क्योंकि कॉम्पोजिशन क्या आ रही है बच्चों, दोनों तरफ सेम आ रही है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो एजियोट्रोप वाला पार्ट है बच्चों वो खत्म होता है। अब हम आगे मूव करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। Colligative properties and determination of molar mass। चलिए बच्चों शुरू करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और किन के लिए हम पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ये वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट चेंजेस with the change in number of particles of non-volatile solute। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, अब यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन तो लिख दी, बट वर्ड बाय वर्ड मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करूँगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं किसके बारे में बात करूँगा, शब्द कौन सा लिया मैंने, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो बच्चों मैं आपको सॉल्युबिलिटी पूरा करा चुका हूँ, वेपर प्रेशर पूरा करा चुका हूँ। तो वेपर प्रेशर सबके लिए, लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए मैंने सारी चीज़ें कराई है। तो आप देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा मैं सॉल्यूट क्या लेता हूँ और सॉल्वेंट क्या लेता हूँ हर टाइप में। ठीक है, तो आपने वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए कर लिया था। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड, इन तीनों के लिए मैंने वेपर प्रेशर आपको कराया है। ठीक है बच्चों, तो लिक्विड इन लिक्विड वाला पार्ट तो आप छोड़ दीजिए, गैस इन लिक्विड वाला पार्ट ही भी आप छोड़ दीजिए। तो हमारा जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर आपको याद होगा बच्चों, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आपको किस में देखने को मिलता है, जो सॉल्यूट आपका कौन सा होता है बच्चों, सॉलिड स्टेट में होता है। याद कीजिएगा, जब वेपर प्रेशर कराया था तो सॉल्यूट कौन सा था, सॉलिड था, तभी मैंने उसे बोला था कौन सा सॉल्यूट है, ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। अगर डाउट हो तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी, उसके बाद आप रिलेट कर पाओगे, क्योंकि उसी का ही एक्सटेंशन है, उसी का ही डिटेल्ड डिस्कशन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूट हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर सॉलिड, और सॉल्वेंट हमारे पास क्या है बच्चों, हमारा यहाँ पे लिक्विड। सॉल्वेंट क्या है बच्चों, हमारा यहाँ पे लिक्विड। सॉलिड हमने क्यों बोला, क्योंकि ये क्या है, हमारा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है, दिस इज योर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ते किसके लिए, सिर्फ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए ही हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो ये उसी टॉपिक का एक्सटेंशन है जो हमने वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड किया था, उसी का ही डिटेल्ड डिस्कशन है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब सवाल उठता है कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है इस टॉपिक के अंदर, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पढ़नी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो आप ये चीज समझ लीजिएगा, जितनी भी चीजें बताऊंगा सिर्फ इन्हीं के लिए बताऊंगा, आने वाले टाइम में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के लिए बताऊंगा, जहां पे सॉल्यूट क्या होगा, नॉन वॉलेटाइल दैट इज सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बच्चों हमें पढ़नी है, सबसे पहली हमें पढ़नी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है एलिवेशन इन
बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमें पढ़नी है बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट हमें पढ़नी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है बच्चों। अब एक इंपॉर्टेंट नोट मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ, हालांकि मैं ऊपर लिख चुका हूँ बट फिर भी मैं स्पेशल नोट डाल के इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ इनमें, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ बदलती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द पार्टिकल, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज लिख देते हैं यहाँ पे, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन, ऊपर मैंने लिखा हुआ है वही चीज लिख रहा हूं, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इररिस्पेक्टिव। ये पार्टिकल्स कौन से हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो मैं अंडरलाइन कर देता हूं, आप इसे पूरा पढ़िएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बच्चों। यानी कि मैं इस स्टेटमेंट से क्या बोलना चाहता हूं, एक बार बच्चों आप ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास क्या है बच्चों, सॉल्यूशन है। ये आपके पास क्या है बच्चों, सॉल्यूशन है, ठीक है। इस सॉल्यूशन के अंदर आपके पास सॉल्यूट है और क्या है बच्चों, सॉल्वेंट है। एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। अब यहाँ पर मैं क्या मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने सॉल्वेंट के अंदर क्या डाला बच्चों, सॉल्यूट डाला। क्या डाला, सॉल्यूट डाला। कौन सा सॉल्यूट डाला, सॉलिड सॉल्यूट डाला, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला। तो आपको ध्यान क्या देना है कि ये जो मैंने सॉल्यूट डाला है, इस सॉल्यूट के सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स का काम है, उसके नेचर का कोई काम नहीं है। मतलब ये सॉल्यूट चाहे आपके पास यूरिया हो, चाहे आपके पास ग्लूकोज हो, चाहे आपके पास XYZ कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हो, वो मैं अगर पानी के अंदर या फिर किसी सॉल्वेंट के अंदर डाल रहा हूँ तो मैं कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स डाल रहा हूँ, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है। कौन सा सॉल्यूट डाल रहा हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगर मान लो मुझे एक काम करने के लिए 500 लोगों की ज़रूरत है, तो मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि मुझे 500 लोगों की ज़रूरत है। उन 500 लोगों के अंदर कोई स्किल है या नहीं, उन्होंने कोई पढ़ाई कर रखी है या नहीं कर रखी, या वो किसी भी तरीके से किसी भी कैसी भी स्थिति के अंदर है, लूले लंगड़े या फिर किसी भी मतलब कोई आप कैसा भी है, डिफरेंटली एबल्ड है या कुछ भी है, तो उस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बोला कि भाई मुझे 500 लोग चाहिए एक काम को कंप्लीट करने के लिए, तो मेरे को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका नेचर क्या है। वो काम करने के लिए सिर्फ 500 लोगों की ज़रूरत है, तो 500 ही आने चाहिए, ठीक है। 500 कोई भी लोग होंगे वो उस काम को कर देंगे। तो उसी तरीके से सॉल्यूट कि अगर मान लो मैं यहाँ पे 500 पार्टिकल्स डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ बच्चों, 500 पार्टिकल्स अगर मैं डाल रहा हूँ, तो ये जो 500 पार्टिकल्स होंगे वो चाहे ग्लूकोज के हों चाहे वो यूरिया के हों, उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एलिवेशन देना है वो दोनों सेम देंगे, अगर नंबर सेम है तो। अगर नंबर सेम है तो यूरिया भी एलिवेशन जो देगा बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, अगर 1 डिग्री का देना है तो वो 1 डिग्री का यूरिया भी देगा और ग्लूकोज भी देगा, अगर पार्टिकल का नंबर सेम है तो यानी कि मैंने यहाँ पे क्या बोला कि ये डिपेंड नहीं करता कि नेचर क्या होगा सॉल्यूट का, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने डाले। बात समझ में आई बच्चों, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स डाले, किसके डाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। भाड़ में जाए, मेरे को बाहर से मिट्टी उठा के मिल रही है, मैं मिट्टी उठा के डाल दूं 500 पार्टिकल की, लेकिन ये 500 पार्टिकल नॉन वॉलेटाइल होने चाहिए और ये 500 नंबर इंपॉर्टेंट है कि कितने नंबर, यानी कि 500 ही होने चाहिए। अगर मुझे मान लो अगर वेपर प्रेशर को 2 atm तक लोअर करना है, क्या करना है, वेपर प्रेशर को 2 atm तक घटाना है, तो अगर 500 पार्टिकल करा सकते हैं तो 500 ही कराएंगे, चाहे वो यूरिया के हो चाहे वो ग्लूकोज के हो। आई होप आई एम वेरी क्लियर। मैंने काफ़ी कोशिश करी समझाने की। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई तो लाइक बटन को हिट कीजिए,
वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे क्लासेस को। ठीक है बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो बेसिक जिस्ट है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, पार्टिकल्स मैंने यहाँ पे बता दिया। अब वन बाय वन मैं एक एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को उठाऊंगा और उसको सारे तरीके से, जितने भी आगे पीछे दाएं बाएं पैर खोलना हाथ खोलना सब खोल देंगे और अच्छे से उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये जो पार्ट है इस पेज पे जो भी मैंने लिखा ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छा क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन बनता है वो इसी में से बन जाता है। न्यूमेरिकल तो सीबीएसई में भी आते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब वन बाय वन हम उठाएंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। हमारा फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलिए बच्चों शुरू करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। तो सबसे पहली चीज, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताऊंगा बार बार लिखूंगा ताकि आपको ये चीज समझ में आए कि मैं किन कंडीशंस के लिए बात कर रहा हूं। सॉल्यूट बच्चों आपके पास क्या होगा यहां पर, सॉलिड दैट इज नॉन वॉलेटाइल। ये बिल्कुल दिमाग में बैठ जानी चाहिए कंडीशंस, तभी आपको एक्चुअल कंसेप्ट समझ में आता है। इंपॉर्टेंट कंडीशंस ही होती है, कंसेप्ट समझ के आप कहीं पर भी नहीं लगा सकते। किस कंडीशन में लगाना वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सॉल्वेंट क्या होता है बच्चों यहाँ पे, लिक्विड। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए बच्चों, आपको वेपर प्रेशर हमने पहले करा दिया था, पुरानी वीडियोस के अंदर आप देख सकते हो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो उसी वेपर प्रेशर के बारे में अब हम बात करेंगे। वेपर प्रेशर ही है और वेपर रिलेटिव लोअरिंग कुछ नहीं है, फालतू वर्ड है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसी का एक्सटेंशन हम आप देखेंगे यहाँ पे। ये आपके पास सोल्यूशन है, आपके पास यहाँ पर क्या है, सॉलिड ए दैट इज योर सोल्यूट प्लस लिक्विड बी दैट इज योर सॉल्वेंट। दो चीज़ें इसके अंदर मौजूद है, सोल्यूशन के अंदर दो चीज़ें हैं, एक सॉलिड है और दूसरा क्या है, लिक्विड है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि इसका कोई वेपर प्रेशर होता है? ये पहले भी मैं चीज़ें डिस्कस कर चुका हूं, सॉलिड का कोई वेपर प्रेशर नहीं होता। सॉलिड तो वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होता, और जब वो वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होता तो उसका वेपर प्रेशर कैसे होगा, कैसे वो अपने आप को गैस में कन्वर्ट करेगा और कैसे वो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वॉल को हिट करके प्रेशर जनरेट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये क्या होते हैं, नॉन वॉलेटाइल, इनका वेपर प्रेशर नहीं होता। मैं काट देता हूँ, यहाँ पे बना के मैंने काट दिया, इनका कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होता। ये डिस्कस पहले हो चुका है। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहां पर प्रेशर किसका होता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का। यानी कि जो टोटल प्रेशर आता है वो किसके बराबर आता है बच्चों, जो भी सॉल्वेंट का प्रेशर होगा। किसके बराबर होता है बच्चों, टोटल प्रेशर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के प्रेशर के बराबर होता है। सॉल्यूट का प्रेशर यहां पर 0 होता है। ठीक है, चलिए अब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम कैसे निकालें, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलता है। देखिए बच्चों, यहां पर हमारा क्या लगता है, यहां पे राउल्ट्स लॉ, क्या लगता है बच्चों, यहां पे हमारा राउल्ट्स लॉ। जो सॉल्वेंट का प्रेशर होता है वो बच्चों किसके बराबर होता है, इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है मल्टीप्लाइड बाय प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट मतलब यानी कि ऐसी चीज जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, लिक्विड बी है, यानी कि ये क्या है हमारा प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना होगा, उसी के हिसाब से यहां पर हम पी सॉल्वेंट निकाल सकते हैं कि इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का प्रेशर कितना होगा, वेपर प्रेशर कितना होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर जो प्रेशर है सॉल्वेंट का, ये जो काई सॉल्वेंट दे रखा है, मैं क्या इसे 1 माइनस काई सॉल्यूट लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। देखिए बच्चों, जो काई सॉल्यूट होता है प्लस काई सॉल्वेंट होता है, इन दोनों का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों, 1 के बराबर होता है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि जो काई सॉल्वेंट है वो किसके बराबर होगा बच्चों, 1 माइनस काई सॉल्यूट के बराबर होगा। तो मैं इसे यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 माइनस काई सॉल्यूट, ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाइड बाय पी नॉट सॉल्वेंट। चलिए आगे चलते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स करेंगे। अब ज़्यादा कुछ नहीं है, खोलना प्लस माइनस करना। पी नॉट सॉल्वेंट माइनस काय सॉल्यूट
इनटू में पी नॉट सॉल्वेंट। बहुत बढ़िया, आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, हमने कुछ भी नहीं किया, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। अब ये जो काई सल्यूट वाला पार्ट है, माइनस वाला पार्ट, इसको मैं क्या करूँगा बच्चों, इस तरफ ले जाऊँगा, और ये वाला जो पार्ट है मैं इसे इस तरफ ले आऊँगा। काई सल्यूट पी नॉट सॉल्वेंट, माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पे हमारा प्लस से माइनस हो जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है बच्चों। चलिए अब ये P सॉल्वेंट लिख लो या P सोल्यूशन लिख लो, बात एक ही है, क्योंकि सॉल्वेंट का ही जो प्रेशर है वो सोल्यूशन का प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पर अब ये जो काई सल्यूट है बच्चों, वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे P नॉट सॉल्वेंट माइनस P सॉल्वेंट डिवाइड बाय P नॉट सॉल्वेंट। अब इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर हम इसे इस तरीके से लिख देते हैं, काई सल्यूट बराबर पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाय पी नॉट। सिंप्लीफाइड तरीके से एनसीईआरटीज़ में और बुक्स के अंदर इस तरीके से इसे लिख दिया जाता है। लेकिन मैं यहाँ आपको कुछ चीज़ें बोल के चलूँगा, कंफर्म करके चलूँगा, दिमाग में डाल के चलूँगा कि ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, आप 4 न्यूमेरिकल कर लो इस फॉर्मूले के ऊपर, आपको ये फॉर्मूला रट जाएगा, बिल्कुल ध्यान आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस भी करोगे और आप एग्जाम टाइम पे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो ये वाला फॉर्मूला तो बिल्कुल कहते हैं ना दिमाग के अंदर बैठ जाता है, रट ही जाता है। लेकिन रटने के बाद बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, वो ये चीज़ भूल जाता है कि इस फॉर्मूले को लगाना कहाँ था, तो वो हर जगह लगाने लगता है बच्चों। तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। आपको मैंने पहले ही प्री रिक्विसाइट कंडीशन दे रखी है, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब सल्यूट हमारा क्या होगा, नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, लिक्विड। हालांकि सॉल्वेंट सभी केसेस के अंदर लिक्विड है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये फॉर्मूला हमारा कहां लगेगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ नॉन वोलेटाइल सल्यूट जब ऐड होगा हमारे सोल्यूशन के अंदर। अगर आपका सोल्यूशन लिक्विड इन लिक्विड का है, किसका है बच्चों, लिक्विड इन लिक्विड, इसके लिए जो हम वेपर प्रेशर के फॉर्मूले लगाते हैं वो हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। इस फॉर्मूले को इस कंडीशन के अंदर बिल्कुल भी मत लगाइएगा। सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला कहां पर वैलिड है, सॉलिड इन लिक्विड के केस में ही ये फॉर्मूला वैलिड है। इस चीज को गांठ बांध लो, दिमाग के अंदर फिक्स कर लो, फॉर्मूला रट के ये मत भूल जाना कि किस कंडीशन के लिए लगाना है। आपका जो लिक्विड इन लिक्विड के लिए फॉर्मूले लगते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेपर प्रेशर वाले पार्ट के अंदर कंप्लीट करा दिए गए हैं। आप उसे वहां पर देखिए और वहां से उस चीज को समझिए। इस वाले फॉर्मूले को उस वाली कंडीशन के अंदर बिल्कुल भी फिक्स मत कीजिएगा, ठीक है बच्चों। ये आप सभी से रिक्वेस्ट है। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्या क्या कंडीशंस लगती हैं, किन कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है। अगर आपको समझ में आया होगा बच्चों तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसी फॉर्मूले के ऊपर। क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि जो प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर आपको दिया गया है, सिंप्लीफाइड तरीके से लिखेंगे, प्योर बेंजीन का जो आपको वेपर प्रेशर दिया गया है दैट इज 0.58 बार। कितना दिया गया बच्चों, 0.58 बार प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर। अब मैंने क्या किया बच्चों, एक नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट डाला। क्या डाला बच्चों, नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट डाला। कितना डाला, 0.5 ग्राम डाला। किस में डाला, बेंजीन में डाला। कितनी बेंजीन में डाला, 39 ग्राम बेंजीन में डाला। 39 ग्राम बेंजीन, ठीक है बच्चों। वेपर प्रेशर जो हमारा सोल्यूशन का बन गया, इसके बाद वेपर प्रेशर, इसके डालने के बाद वेपर प्रेशर जो बना सोल्यूशन का वो कितना था, 0.845, यानी कि कम हो गया, कम ही होना था, एक्सपेक्टेड। हम पहले पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, कम हो गया हमारा 0.845 बार। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि भाई मोलर मास बताओ। किसका मोलर मास बताओ, बेंजीन का तो पूछेगा नहीं, वो तो हम वैसे ही बता देंगे। मोलर मास बताओ सॉलिड का कितना होगा, मोलर मास ऑफ सॉलिड कितना होगा, ये आप सभी के सामने सवाल है। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा फार्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है, ठीक है बच्चों। देखिए काई सल्यूट
हमारा किसके बराबर होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय काई सॉल्यूट यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, ये किसके बराबर होता है हमारा फॉर्मूले के हिसाब से पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाय पी नॉट। बिल्कुल ये तो फॉर्मूला रट जाएगा 4 न्यूमेरिकल करने के बाद, बट ध्यान रखिएगा कि आपको लगाना कहाँ है, वहाँ लगाना है जब आपको कंडीशन ये दे रखी हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इसका जो रोल होगा वो हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर करेंगे जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर देंगे। इस नॉन इलेक्ट्रोलाइट का भी एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट होता तो क्या कंडीशन होती वो हम आगे देखेंगे। अभी हम यहाँ पे बात करते हैं काई सॉल्यूट का फॉर्मूला हमने लिख लिया। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आप मान लीजिए यहाँ पर कितने, आपको सपोज कुछ भी ले लीजिए, x ले लीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं बच्चों, x हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम x लिख देंगे, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने होंगे बच्चों। सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ होता है, मैं लिख देता हूँ, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। क्या फॉर्मूला यूज़ होता है बच्चों, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। कितना मास ले रहे हैं हम यहाँ पे, 39 ग्राम्स। और बेंजीन हमारा क्या होता है बच्चों, C6H6। ऑर्गेनिक में आपने फॉर्मूला देख रखा होगा, नहीं देख रखा हो तो यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए, क्या होता है C6H6। मोलर मास निकालना आपको आता ही है, क्लास 11th में आप पढ़ के आए होंगे, तो आप मोलर मास इसका निकाल लीजिएगा। मैं यहाँ पे बता देता हूँ मोलर मास कितना होता है बच्चों इसका, 78। ठीक है, पी नॉट यानी कि प्योर बेंजीन का, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है बच्चों कितना दे रखा है यहाँ पे, 0.85 बार, माइनस जो हमारा सोल्यूशन बन के आया उसका वेपर प्रेशर कितना है यहाँ पे, 0.845 बार, डिवाइड बाय 0.85। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत ही सिंपल है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं हमें यहाँ पे, x डिवाइड बाय x प्लस 0.5, जब हम काटेंगे तो ये 0.5 पे कट जाएगा, मतलब 0.5 आ जाएगा, 1/2 हो गई है। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, 0.005 डिवाइड बाय 0.85। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आप ये डेसिमल हटाएंगे और 5 के टेबल पे जब आप इसे काटेंगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा, ये 1/170। ठीक है बच्चों, कितना निकल के आएगा यहाँ पे आपका, 1/170। अब आप इसे कंप्लीट कर सकते हो, 170 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 170x प्लस 0.5। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा 169x डिवाइड बाय 169x बराबर 0.5। ठीक है बच्चों, सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है। अब आप यहाँ पे x क्या ले रखा है आपने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या ले रखा है बच्चों यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 169 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये मल्टीप्लाई का साइन है, x की बराबर क्या होगी, गिवन मास हमारे पास कितना दे रखा है, 0.5 ग्राम्स, दैट इज 0.5 डिवाइड बाय मोलर मास, तो हमें निकालना ही है, यही हमारा काम है। तो 0.5 लिखा यहाँ पे। अब 0.5 से कट जाएगा और आपका जो मोलर मास निकल के आएगा यहाँ पे, वो आएगा 169 ग्राम पर मोल। इसी के साथ ये सिंपल सा न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया। आप सभी बच्चे 2-4 न्यूमेरिकल ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा इस फॉर्मूले के ऊपर, ताकि आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रह जाएं, फॉर्मूला रट जाए। लेकिन फॉर्मूला रटने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला लगाना कहाँ पे है। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी में आप सभी को फॉर्मूले दे ही रहे, मतलब फॉर्मूलाज भी दे रखे हैं, आपको क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं आप इस वीडियो की। इनफैक्ट किसी भी वीडियो की जो भी प्लेलिस्ट मैं बनाता हूँ, वो हर प्लेलिस्ट के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक सीक्वेंस के अंदर लेक्चर्स मिलते हैं, और लेक्चर के साथ साथ लेक्चर वाइज नोट्स भी मिलते हैं, और कंप्लीट क्लासरूम नोट्स जो मैं यहाँ पे क्लास में कराता हूँ वो भी आपको प्रोवाइड होते हैं। अलॉन्ग विद दैट मैं असाइनमेंट्स भी डालता हूँ, और थोड़े टाइम बाद, असाइनमेंट डालने के 1-1.5 महीने बाद, मैं उस असाइनमेंट के सॉल्यूशंस भी पोस्ट कर ही दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है बच्चों, आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आशा करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर मूव करेंगे, दैट इज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसी के साथ मैं साइन ऑफ करता हूँ। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, गुड बाय।